गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जो कि समास के ऊपर है और उसके भेद के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज एक नए कंटेंट के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपको लेकर चलती हूँ। आपको मैं बता दूं कि लास्ट मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में समझाया था और संधि में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं आपको संधि के बारे में इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संधि और समास में क्या डिफरेंस है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो संधि की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो हम शब्दों को अलग अलग कर रहे थे, बट सारी चीजें किस पर आधारित थी आपको याद होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हमने पढ़ी थी। तो वो सब आधारित था वर्णों पर, बट यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? शब्दों की बात करने वाले हैं। ओके, और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि पद आपको बता दूं कि जब शब्दों को हम वाक्यों में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो पद बन जाते हैं। ओके, तो यहां पर वो भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने इस अध्याय की तरफ, इस चैप्टर की तरफ। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर हमने शब्द की बात करी, पद मैंने आपको बताया। तो पद क्या होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि गंगा जल, एक शब्द मैंने पूरा लिखा गंगा जल। तो अगर मैंने इससे आपसे कहा कि बच्चों संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे गंगा प्लस जल, ठीक है। लेकिन जब आपको समास विग्रह करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे गंगा का जल। अब आपने बीच में जो का ऐड करा ना, वो का क्या है? वो हमारा समास विग्रह, जो पद है वो यहां पर आपको काम आने वाला है। ओके, तो आइए चलते हैं। तो समास क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? पदों की बात करते हैं। पहला पद हमारा पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब हम इन पदों को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। सेकंड नंबर पे मैंने लिख रखा है। थर्ड होता है समास विग्रह, यानी जब हम इनको क्या करते हैं, जैसे मैंने गंगा का जल, तो उसे मैंने विग्रह कर दिया, उसको पूरा एक क्लियर एक सेंटेंस का रूप दे दिया, एक पूरा उसको जिसे डिफाइन करना चाहिए उसको मैंने कर दिया। तो वो क्या कहलाया? हमारा समास विग्रह कहलाया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय एंड बहुव्रीहि। अव्यय भाव समास, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अव्यय, अव्यय इट मीन्स अविकारी शब्द। अविकारी इट मीन्स उसमें विकार उत्पन्न नहीं होने वाला है। किसके कारण? लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो एज इट इज रहेगा। तो वो क्या कहलाता है? वो अव्यय भाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में हमें कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो 8 भेद है ना कारक के, वो हमें तत्पुरुष समास में देखने को मिलेंगे। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे चौराहा, सप्तऋषि यानी 4 राहों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। तो वो द्विगु समास में आपको देखने को मिलेगा। द्वंद्व, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, द्वंद्व इट मीन्स लड़ाई, यानी विचारों का मतभेद होना, एक दूसरे से विपरीत होना। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है? एक दूसरे के विपरीत, जैसे सुख दुख, धर्म अधर्म, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर। और बीच में इसमें एक योजक चिन्ह लगा होगा जिसे हम डैश, एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डैश कहते हैं। तो वो योजक चिन्ह होता है जो कि द्वंद्व समास में देखने को मिलता है। कर्मधारय समास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत, क्योंकि कर्मधारय और कई चीजों में ना कंपैरिजन हमें करने को देखने को मिल जाता है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें आपको विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय देखने को मिलेगा। अब विशेषण और विशेष्य क्या? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता कुछ कोई भी हो सकती है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई हो, रंग रूप हो, अवस्था हो, आकार हो, किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। अच्छाई बुराई किसी में भी हो सकती है। तो वो क्या होती है? उसकी विशेषता होती है। तो जिन शब्दों की विशेषता जो बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों के बारे में बात की जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि हरा पेड़, तो पेड़ की विशेषता है कि वो हरा है, ठीक है। हरा किसकी विशेषता है? पेड़ की। तो यहाँ पर विशेषण जो है वो हरा हो जाएगा और
विशेष हो जाएगा पेड़। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। तो कर्मधारय में हमें ये दो चीजें देखने को मिलने वाली है। बहुव्रीहि समास क्या होता है बच्चों, इसमें जो है आपको जब आप इसको विग्रह करते हो, यानी जब उसको आप पूरा डिटेल में लिखते हो, तो क्या होता है कि हम बात तो करते हैं उसके मीनिंग की, बट हमारा संकेत किसी और की तरफ होता है ना। जैसे कैसे मैं कहूं कि अगर मैंने कहा नीलकंठ, ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, ठीक है। यहाँ पर अर्थात करके जब आप डिफाइन करोगे ना, तो वो एक नीलकंठ उन्हीं को कहा जाता है। या चतुर्भुज अगर मैं कहूं तो चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी। ओके, या लंबोदर, लंबा है उदर जिसका उदर यानी पेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, लंबोदर यानी गणेश जी, अर्थात गणेश जी। तो वो हमें बहुव्रीहि समास में देखने को मिलता है। एक चीज बच्चों मैं आपको और बता देती हूँ कि समास विग्रह जब हम करते हैं, उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। ये चीजें हम इसके आधार पर बता सकते हैं। आपको द्वंद्व और तत्पुरुष में कोई भी कंपैरिजन नहीं मिलने वाला है किसी से भी, क्योंकि इसमें द्वंद्व की बात होती है, उसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं। बट द्विगु समास और कर्मधारय में या द्विगु और बहुव्रीहि में आपको आपस में जब आप विग्रह करोगे उसके आधार पर डिफाइन कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं चतुर्भुज, अगर आपने इसको लिख दिया चार भुजाओं का समूह, तो वो चला जाएगा द्विगु में। अगर आपने लिखा चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी, तो वो चला जाएगा बहुव्रीहि में। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विग्रह के आधार पर हम बता सकते हैं कि समास ये कौन सा है, उसका कौन सा भेद है, उसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आपको इन शॉर्ट में अगर कुछ बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने, अगर थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो दो पदों के सार्थक मेल, पद मैंने आपको पहले बता दिया कि शब्द होते हैं, तो दो पदों के सार्थक मेल को हम समास कह सकते हैं। मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह हो जाता है। और समास के कुल 6 भेद होते हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रखे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि जब हम वर्णों का मेल करते हैं, है ना, वर्णों के आधार पर जब मेल होता है तो वो संधि कहलाता है, बट जब शब्दों के आधार पर मेल होता है तो वो समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, और द्विगु और बहुव्रीहि समास में मैंने आपको अंतर बता दिया। अब अगर मैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में आपको अंतर बताऊं, तो कर्मधारय में अगर मैं कहूँ लंबोदर, अगर मैंने लिख दिया लंबा उदर, तो आप कहोगे कर्मधारय होगा, क्योंकि मैंने एक सिंपल सी बात कर दी, लंबा उदर किसी का भी हो सकता है। ठीक है, जर्नल सी बात करी, बट जब मैंने उदाहरण लिया लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, तो वो बहुव्रीहि। मैंने आपको पहले ही बताया कि समास विग्रह के आधार पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि वो कौन सा समास है। ठीक है, यानी जैसा आप उसको डिफाइन करेंगे, जैसा आप उसका विग्रह करेंगे, उसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि ये समास का कौन सा भेद है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा।